मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बात बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना, पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा, जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों मुए, ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिक्र नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था।
नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बुढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियटी कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुए, वरना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू, देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है, फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो, पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता। पापा बन गए जेंटलमैन। शर्मा जी को कई लोग कंजूस समझते हैं, हालांकि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं, पर कंजूस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खर्च कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसे बैंक में जमा कराते हैं। उनके घर वाले और दोस्तों के बार बार बोलने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बेटी श्रेया अभी भी उन्हें इस चीज पर टोकती है।
अच्छा सुनिए, आज आप ना बाहर जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कढ़ाई ले आएगा। ये वाली जल के काली हो गई है। ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, ठीक है? और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा। कब तक वही 6 जोड़ी कपड़े और ये पुरानी अटैची लेकर घूमोगे? पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा। अरे पैसे क्यों फालतू में खर्च करने हैं? ये कपड़े ठीक तो है, और पार्टीज और शादियों में वो मुझे बुलाते हैं, ना कि कपड़ों को। देखा श्रेया, तुझे बोल बोल के थक गई हूँ। तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता। श्रेया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, ले आएंगे, ठीक है? मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्च खुद पर भी तो कर ले। अरे ये तो अजीब है, एक आदमी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता। तूने अंकल से जिद करके देखा क्या? हाँ यार, सब करके देख लिया। मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लूं ना तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे। पर परसों मैंने उनके लिए 80 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उतरी। अरे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तू रेडी है क्या ये सब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, तेरा आइडिया भी ट्राई करके देखते हैं ना। श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। प्लान की तैयारी भी कर ली जाती है। अब बस बारी है श्रेया की। प्लान को पूरा उसे ही तो करना था। अगली सुबह जब शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले शर्मा जी के बॉस का फोन आता है, जो कि श्रेया उठाती है। शर्मा जी के बाथरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है, पापा आपके बॉस का फोन आया था, वो आपको किसी मीटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं। क्या? राज होटल? वो तो बहुत महंगा है। हाँ, और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते पापा। अच्छा। हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने। श्रेया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बेल्ट सब चाहिए। वहां वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सिलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है। अब जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर। जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में। क्या आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकलकर ऑफिस पहुंचता हूँ सर। जी 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 ठीक है सर। श्रेया का झूठ पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था। शर्मा जी ने लगभग सारे नए कपड़े खरीद ही लिए थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनके बॉस के फोन के बाद, और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं। हाश, इतने सारे पैसे बच गए। आज तुम्हारे झूठ की वजह से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया। पर पापा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। श्रेया की बात सुनकर शर्मा जी आईने की तरफ पलटते हैं। खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कैशियर को जाकर पैसे दे देते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार। अगली बार आप खुद ही के कहने पर खरीद लेना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापा। विधवा बहू का फैसला। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है। बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था, पहले तो बड़ा आता था हमारे घर? राकेश की बात कर रहे हैं?
पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं। पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ, वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही है, बैठिए तो सबके साथ। जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी। अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो। क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए, मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है। तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी, सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो, सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी, तो काम करे ना कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी हैं? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है। वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल, वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था, उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की, ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस भी नहीं आया, बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? I mean, इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है, लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है,
घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें, लेकिन हाँ काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए। महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे, उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी, लोगों का तो काम है कहना। मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है, और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप। किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की। मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से, या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है, और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है।